Yeah, so in today's class, I will talk about Ben Jonson, जैकोबियन एज और अगर कुछ और भी जैसे फ्रांसिस बेकन भी आते हैं तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है क्लास में वो किसको लेकर के बात करना है, एक तो जैकोबियन एज को लेकर के बात करना, JACOBEAN, जैकोबियन एज। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, कौन सा बात कर रहे थे, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में मैंने क्या क्या कवर किया था, एलिजाबेथन एज का जो पोइट्री है, एलिजाबेथन एज का जो ड्रामा है, और एलिजाबेथन एज में जो सॉनेट्स वगैरह लिखे गए उस पर हमने बात किया है। उसके बाद जो एज आता है वो जैकोबियन एज आता है। जैकोबियन एज का जो डेट है 1603 से 1625 है। जैकोबियन एज में जो किंग है वो जो है जेम्स फर्स्ट रहे हैं। जैकोबियन एज के जो किंग है वो जेम्स फर्स्ट है। जैकोबियन एज का जब आप बात करते हैं कि जैकोबियन एज ये 1603 से 1625 का पीरियड कवर करता है। जैकोबियन एज में जो किंग रहे हैं वो जेम्स फर्स्ट रहे हैं। और जो जैकोबियन एज है उस जैकोबियन एज का कुछ और भी खासियत रही है। एक उसकी खासियत ये रही है कि इस एज में अगर आप देखेंगे कि दो बड़ी चीजें आती है। एक तो ड्रामा के फील्ड में बेन जॉनसन जिस पर हमें बात करनी है, इसके अलावा यू फाइंड एन अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट। और वो जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि इस एज में एक नया स्कूल ऑफ पोइट्री आता है जिसका नाम है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल, PHYSICAL, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ये जो स्कूल ऑफ पोइट्री है इसके फादर कौन है, जॉन डन थे, JOHN, जॉन डन, DONNE, जॉन डन थे। तो आई जस्ट वांट टू से या आई जस्ट वांट टू टेल यू one significant point, one important point, कि whenever you and I talk about Jacobian age, so Jacobian age it covers the period from 1603 to 1625. Who was the king? James फर्स्ट was the king। और इसमें जो है पोइट्री में मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का कॉन्सेप्ट है जिसके फाउंडर मेंबर या फादर कहा जा सकता है जॉन डन रहे हैं। और ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री रही है ये एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट में थी। व्हेन आई विल टॉक अबाउट मेटाफिजिकल ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्री, आई विल आल्सो टेल यू कि व्हाई डिड इट ओरिजिन, व्हाई डिड इट कम, what the basic characteristics it has, and as a new school of poetry, how did it react, against Elizabethan school of poetry, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये दो तीन टॉपिक है, फिर से मैं बताना चाहूंगा। हम जो क्लास में बात करेंगे बेन जॉनसन को, जो ड्रामेटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में रहा है, जो पहले जो है लाउरिएट पोएट थे। हम बात करेंगे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की, हम बात करेंगे जैकोबियन एज की। जैकोबियन एज में एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, मैंने इसके पहले भी आपको मैंने बताया था और वो चीज मैं लिख रहा हूँ, डेट आपको बताना है, डेट आपको बताना है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल के, ऑथोराइज्ड, 1611 सर। यस 1611 वर्जन ऑफ द बाइबल। ये इस समय की एक बड़ी घटना थी क्योंकि जिस बाइबल को ट्रांसलेट करने पर जॉन वाइकलिफ को जला दिया गया था या उनकी हत्या कर दी गई थी, मीन्स नो वन वाज परमिटेड, मिडिल एज में जो है, इन द मिडिल एजेस नो वन वाज परमिटेड और अलाउड टू ट्रांसलेट द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश या फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज टू एनी अदर लैंग्वेज। लेकिन इनके समय में होता क्या है कि इन्होंने पूरी एक कमेटी बनाई और ये कहा कि नहीं, लोगों को जो है इट्स परमिसिबल, और उन्होंने कहा कि लोगों को पूरी एक अनुमति दी जाए, आजादी दी जाए कि वो जो है क्या करें कि बाइबल को समझें। और उसमें क्या, तो एक तरह से गवर्नमेंट ने एक पूरी पॉलिसी बनाई, बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ, बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसका पब्लिशिंग किया गया, उसकी फ्री कॉपी लोगों को अवेलेबल
कराई गई। तो एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम, तो कब आता है? 1611 में आता है। अब उसके बाद जब आप इस चीज को लेकर के बात करते हैं, तो यहाँ आपको जो ध्यान में रखना है वो कौन सी चीज ध्यान में रखनी है कि बेन जॉनसन की बात हम लोग करेंगे। बेन जॉनसन 1573 में पैदा हुए हैं, 1637 में मौत हुई है। तो जब अगर क्वेश्चन आता है कि बेन जॉनसन बिलोंग्स टू विच एज, जस्ट टेल मी बेन जॉनसन बिलोंग्स टू विच एज? जैकोबियन एज से सर। ही बिलोंग्स टू जैकोबियन एज सर। जैकोबियन, जैकोबियन एज। Was he a poet or dramatist? सर ड्रामेटिस्ट। या ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट। वो पोएट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, लेकिन उनका जो रोल है या जो कंट्रीब्यूशन है वो एज अ ड्रामेटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ प्लेज ही हैड रिटन, किस तरह का उन्होंने प्ले लिखा हुआ है? सर मॉरलिटी प्ले। मोरालिटी प्ले का कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन उसमें भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को, जब भी आप कॉमेडी बेन ऑफ जॉनसन ह्यूमर। के जब भी आप बेन जॉनसन की बात करेंगे तो बेन जॉनसन का मतलब कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमन। ह्यूमर, HUMOUR, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। So he was born in 1573, 1637 died. He was a contemporary of William Shakespeare. बहुत कुछ उन्होंने शेक्सपियर से सीखा। और शेक्सपियर का अगर कंट्रीब्यूशन रोमांटिक कॉमेडी में रहा है, शेक्सपियर का अगर कंट्रीब्यूशन ट्रेजिडी में रहा है, लव ट्रेजिडी में रहा है, रोमांस में रहा है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस फील्ड में रहा? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में रहा। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन का एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट है या एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बेन जॉनसन ने ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट, वो पहले लाउरिएट पोएट थे। बेन जॉनसन को एक और जो उनको याद किया जाता है, किसके लिए याद किया जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट, बेन जॉनसन। या ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट। लाउरिएटशिप की बात यहीं से शुरू हुई। पहले लाउरिएट पोएट, ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट। अब उसके बाद अगर आप देखिएगा जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है जो उनके वर्क से रिलेटेड है, उनमें से एक ये आता है कि ही बिलोंग्स टू जैकोबियन एज, ठीक है। ही रिस्टोर्ड द क्लासिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, उन्होंने जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा उनका कॉमेडी किस पर आधारित था? क्लासिक फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन इज बेस्ड ऑन क्लासिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, जो जो कह सकते हैं ग्रीक कॉमेडी, जो ग्रीक कॉमेडी थी, जो प्लाउटस और टेरेंस वगैरह लिखे थे, उस पर आधारित थी इनका जो है। तो ही रीस्टोर्ड द क्लासिक फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड टू कीप द स्टेज फ्रॉम इट्स डाउनवर्ड कोर्स। द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर करियर आल्सो जैकोबियन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेक्सपियर का जो लास्ट फेज था, शेक्सपियर का जो करियर का जो लास्ट फेज था वो भी किस एज में? जैकोबियन एज से बिलोंग करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज शेक्सपियर डाइड इन 1611 और जो जैकोबियन एज है वो 1603 में शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बात कहूँ कि 1604 में अगर आपका ओथेलो आता है, 1605 में अगर किंग लियर आता है, 1606 में मैकबेथ आता है, 1611 में द टेम्पेस्ट आता है, तो ये जितने प्ले मैं नाम ले रहा हूँ ये किस एज में आया है? जैकोबियन एज में आया है। तो जो शेक्सपियर का जो करियर का लास्ट फेज था दैट वाज हाईली प्रोडक्टिव, जो काफी प्रोडक्टिव था, स्पेशली ट्रेजेडी और रोमांस को लेकर के, वो जैकोबियन एज में आता है। द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर करियर आल्सो बिलोंग्स टू जैकोबियन एज। एक और पॉइंट है कि बेन जॉनसन इज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने इस पर बात भी किया कि बेन जॉनसन को किसके नाम से याद किया जाता है या उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। फादर ऑफ कॉमेडी ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो उनका प्ले है 1598 पे आया है, इसको क्या है? इज द कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन विच इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ मोरालिटी, जो कि वो मोरालिटी प्ले के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो किसके पर्सपेक्टिव से रहा है? वो आपका
ड्रामा में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को उन्होंने किया हुआ, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। जॉनसन फर्स्ट कॉमेडी, जो जॉनसन का पहला कॉमेडी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इज अ की टू ऑल हिज ड्रामास। इट्स स्पेशल एम वाज टू रिडिक्यूल द ह्यूमर ऑफ द सिटी। I just want to know कि Ben Jonson belongs to Jacobean age. Jacobean age covers the period from 1603 to 1625. James first was the king of this age, and the authorized version of the Bible came in this age. Metaphysical poetry also came. The last phase of Shakespeare's literary career belongs to this age. But if I talk about this man, कि हु वाज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट, पहले लाउरिएट पोएट कौन थे? Ben Ben Jonson. Jonson. Ben Jonson. बेन जॉनसन वाज Johnson. द फर्स्ट लाउरिएट पोएट। और बेन जॉनसन के बाद कौन आता है? लाउरिएटशिप किसको मिलता है? First. Sir सर Dryden. Sir Dryden. सर डी एविनॉन्ट। बेन जॉनसन के बाद जो लाउरिएटशिप आती है वो किसके हाथ में आती है? सर डी एविनॉन्ट के हाथ में आती है। सर डी एविनॉन्ट, ही वाज द लाउरिएट पोएट। इस तरह से सिलसिला चलता है। जब आप जॉन ड्राइडेन की बात करते हैं तो जॉन ड्राइडेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जॉन ड्राइडेन was the first official poet। जॉन ड्राइडेन पहले ऑफिशियल पोएट थे। जॉन ड्राइडेन was the first official poet। What is the difference between laureate and official poet? जो ऑफिशियल पोएट है उसका नॉमिनेशन या उसकी जो चॉइस है वह किंग की खुद की होती है। किंग जस्ट शोज हिज इंटरेस्ट दैट दिस मैन या दिस पोएट विल बी लाउरिएट पोएट या दिस मैन विल बी ऑफिशियल पोएट। तो ऑफिशियल पोएट का जो क्रेडिट पहले ऑफिशियल पोएट का वो किसको जाता है? वो आपके जो है जॉन ड्राइडेन को जाता है, क्योंकि जो किंग चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने इनको क्या किया था? अपना इंटरेस्ट शो किया था इनमें कि ये मेरे अपने कवि है, ये मेरे अपने वो है। जैसे ये कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इसका मतलब कि जो है अकबर का इंटरेस्ट उन 9 में था, उन्होंने उनको टाइटल दिया था, उनके हिसाब से उनका इम्पोर्टेंस था। तो इन द सेम वे यू सी हियर या यू फाइंड कि ये सारी चीजें रही कि जॉन ड्राइडेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। अगेन आई वांट टू नो कि बेन जॉनसन इज नोन फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। जो इनका कॉमेडी रहा है वो किस पर आधारित है? रोमांटिक कॉमेडी और क्लासिकल कॉमेडी? Sir classical comedy. Classical. Classical comedy. comedy. What do you mean by classical comedy? Sir What do classical you mean by comedy is Sir, comedy that based on Sir, Greek and Roman. Yeah, sir, it is based Comedy- on Greek and Roman master. It use of 3 unities. yeah, based on Greek and Roman masters, especially Plautus and Terence, वहां पे जो लिखा जाता था that was the satiric comedy, that was the satiric comedy। तो जो एक तरह से ग्रीक मॉडल ऑफ कॉमेडी था उस पर उन्होंने बात किया हुआ था। ग्रीक मॉडल ऑफ कॉमेडी, ग्रीक मॉडल ऑफ कॉमेडी पर ये आधारित था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जहां पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उनका कॉमेडी की है जो ये आप देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे कि द सेकेंड कॉमेडी, अब उनका अपना नाम यहाँ पे चलेगा, उनकी कौन कौन सी कॉमेडी थी। एक कॉमेडी है सिंथियाज रिवेल्स। दैट ये किसको सैटिराइज करता है? इट सैटिराइजेस द ह्यूमर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है वो सैटिराइज करता है। ये पूछा जा चुका था। पोएटेस्टर ये लिटरेरी टर्म में भी आ चुका, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएटेस्टर उनका एक
कॉमेडी है जिसमें उन्होंने अपने समय के राइटर को क्रिटिसाइज किया है, द पोएटेस्टर। इफ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द पोएटेस्टर, द पोएटेस्टर इज अ कॉमेडी ऑफ दिस मैन इन विच ही क्रिटिसाइजेस हिज कंटेम्प्रेरी राइटर्स। और पोएटेस्टर जो है एक लिटरेरी टर्म है विच मीन्स वन हु प्रिटेंड्स टू बी अ पोएट, जिसके अंदर पोएट का टैलेंट ना हो लेकिन वह पोएट बनने का एक तरह से ढोंग रचता हो, वन हु प्रिटेंड्स टू बी पोएट। So therefore you see कि the poetaster, the result of a quarrel with his contemporaries, was leveled at the false standard of the poets of the age. So I just want to know कि who has written Cynthia's Revels? Ben Jonson, sir. Ben Johnson. Ben Johnson. Ben Jonson. What is it? Is it comedy or tragedy? Comedy. Comedy, sir. Comedy is a satire. Cynthia's Revels, it's a comedy, it's a satirical comedy. And what does it satire? It satirizes the humors of the court. And what is the poetaster? Poetaster It is a comedy in quarrel with his contemporaries. Yeah, it's a comedy in which he criticizes the contemporary writers. Yeah, in which he criticizes the contemporary writers. And वैसे भी literary term में the poetaster is a literary term which refers to a poet who does not have the talent to be poet but who pretends to be poet. एक ऐसा शब्द है हाँ जिसमें के अंदर पोएट बनने का सलाहियत ना हो लेकिन फिर भी वह जो है बनने की कोशिश करता हो। The three best known of Johnson's comedies are, करें जॉनसन का जो three best known comedies है वो कौन कौन सा है? एक तो उनका कॉमेडी है वॉलपोन और द फॉक्स। थ्री बेस्ट नोन उनका जो कॉमेडीज है वॉलपोन, VOLPO यानी वॉलपोन और द फॉक्स। दूसरा है द एल्केमिस्ट, ALCHEMIST एंड एपिसीन आर द साइलेंट वुमेन। द थ्री बेस्ट नोन ऑफ जॉनसन कॉमेडीज आर, एक तो वॉलपोन है VOLPO यानी और द फॉक्स है, दूसरा है द एल्केमिस्ट ALCHEMIST और तीसरा एंड एपिसीन EPICENE एपिसीन OR और द साइलेंट वुमन। ये चीज है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि विच आर द बेस्ट नोन कॉमेडीज ऑफ बेन जॉनसन। सर वॉलपोन, अल्केमिस्ट और एपिक्राइम। Yeah. If I say ki what is the subtitle of Walpole? The Fox. The Fox. The Fox. And what is the subtitle of Epicene? The Silent Woman. Yeah. Next point you find ki Walpole is a keen and merciless analysis of a man governed by overwhelming love of money. That doesn't matter. Walpole में ये बात बताई गई है इसको लेकर के एक merciless एनालिसिस है एक मैन का जो कि ओवरवेलमिंग लव ऑफ मनी, जिसको मनी का बहुत ज्यादा जो है लव है उसको। फिर है द एल्केमिस्ट है, द एल्केमिस्ट इज द स्टडी ऑफ क्वैकरी ऑन वन साइड एंड यूलिबिलिटी। सो यू डोंट हैव टू गो विद दीस पॉइंट बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली उनका जो इम्पोर्टेंट कॉमेडीज है वो क्या है, वॉलपोन जिसका नाम है सबटाइटल द फॉक्स है, द एल्केमिस्ट है एंड एपिसीन है या साइलेंट वुमन है। Epicene as the Silent Woman is a prose comedy, exceedingly well constructed, full of life, abounding in fun and unexpected situations. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनकी दो ट्रेजेडीज सिजेनस एंड कैटिलिन, SEJANUS। सिजेनस 1603 में आया है, कैटिलिन 1611 ईस्वी में आया। तो यू फाइंड या यू सी व्हाट यू सी की सिजेनस एंड कैटिलिन ये दो जो है कॉमेडीज रहा जो 1603 और 1611 ईस्वी में आया हुआ। सिजेनस एंड कैटलीन आर द टू कॉमेडीज, ये दो रोमन सॉरी नॉट कॉमेडीज बट ट्रेजेडीज। और कैसा ट्रेजेडीज रहा, रोमन ट्रेजेडीज ऑफ बेन जॉनसन, सिजेनस एंड कैटलीन। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बेन जॉनसन है जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। जैकोबियन एज 1603 से 1625 कवर करता है
जेम्स फर्स्ट उस समय के किंग थे। उस एज में एक तो द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल विच केम इन 1611, उसके अलावा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो बेन जॉनसन है फर्स्ट लाउरिएट पोएट है, कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर रहे हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर उनका क्रिएशन एक उनका एक तरह से कहा जाए कि he started to write new type of drama that was comedy of humor, especially based on या modeled on classic comedy that was the Greek comedy, जो रोमन ग्रीक और रोमन कॉमेडी था उस पर आधारित था। और जिसमें सटायर है, all these things we find every man in his humor, every man out of humor, Walpole और the Fox करके the Alchemist है, एपिसीन और the Silent Women है। देन यू सी कि उनका दो ट्रेजिडी है, सेजेनस एंड कैटलिन। इतना ही आपको समझना है। देन उसके बाद आपको किसको लेके बात हो रही है, फ्रांसिस बेकन को लेके बात होती है। फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। अगेन आई वांट टू नो हु इज नोन फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, John फादर ऑफ Wycliffe. इंग्लिश जॉन वाइक्लिफ। John फादर ऑफ एसे Montaigne. Sir, Montaigne. मॉन्टेन। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन है। फादर ऑफ आपका जो है क्या नाम है उनका, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज आपके जॉन वाइक्लिफ है। फादर ऑफ एसे इज मॉन्टेन, जो एक फ्रेंच एसेइस्ट थे। मॉन्टेन इन्फ्लुएंस बेकन, मॉन्टेन ने काफी हद तक बेकन को प्रभावित किया। ही वाज एन एसेइस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, जो ये एसेइस्ट थे एलिजाबेथन एज के थे। He was a politician, courtier, philosopher and scientist, that doesn't matter. Alexander Pope called him the wise, ये कई बार पूछा जा चुका है। Who called Francis Bacon the wisest, the brightest and the meanest of mankind? फ्रांसिस बेकन को किस आदमी ने ये टाइटल दिया हुआ था कि वह सबसे बुद्धिमान, सबसे चमकदार, और फिर बाद में कहते हैं कि आदमियों में सबसे तुच्छ आदमी थे। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस बेकन अपने समय में तो अच्छी अच्छी खूब बातें किए हुए, लेकिन वो बगैर रिश्वत लिए हुए कोई काम नहीं करते थे। तो उनको जो ये फ्रेज दिया गया, क्या दिया गया, ही वॉज द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ही वॉज द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। वो जो है क्या थे, वाइजेस्ट थे, ब्राइटेस्ट थे और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड थे। ही कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। उन्होंने अपने एसेज को क्या नाम दिया हुआ था, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। इफ एनीवन आस्क यू कि डिस्पर्स्ड मेडिटेशन क्या होता है, व्यूज स्कैटर्ड एंड हाइदर एंड दाइदर, कुछ ऐसे विचार जो यहाँ वहां बिखरे हुए होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा जाता है। ही रोट 58 एसेज, जो कि 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी एसेज वर रिटन बाय दैट मैन। उन्होंने 58 एसे लिखा, जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ है। ही रोट इन एपिग्रामेटिकल स्टाइल, एपिग्रामेटिकली एंड एफोरिस्टिकल स्टाइल में उन्होंने लिखा था। उनका जो स्टाइल है एफोरिस्टिक, उसमें एफोरिज्म है। उनके एसेज हैं ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ मैरिज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रेवल। स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टडीज है वह डिलाइट को, ऑर्नामेंट को और एबिलिटी को सर्व करता है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जो रिवेंज है या बदला जो होता है या जंगली न्याय के समान होता है। दिस थिंग्स यू फाइंड, दीज आर द इंपॉर्टेंट कोटेशंस ऑफ दैट मैन। फिर है कि रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये आप स्टडीज से लिया गया है। और अगर आप याद होगा, स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। सो दीज पॉइंट्स यू फाइंड की, और ये सब हमें ध्यान में रखना है कि बेकन को क्या कहा गया, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा गया। फादर ऑफ एसे कौन है, मॉन्टेन, फ्रेंच एसेइस्ट है। मॉन्टेन से काफी प्रभावित हुए थे बेकन, और बेकन जो है वो फॉर्मल एसेइस्ट है। फॉर्मल एसेइस्ट वह एसेइस्ट होता है जो अपने बारे में बात नहीं करता, ना अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करेगा, ना फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेगा। वह एक कॉमन टॉपिक लेगा और उस कॉमन टॉपिक को जो हर आदमी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो उनका कितना एसेज रहा है, 58 एसेज रहा, विच पब्लिश इन 1597, 1612 एंड 1625। उन्होंने एपिग्रामेटिक और एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा हुआ है। दिस थिंग्स यू फाइंड, दिस थिंग्स यू सी।
Revenge is a kind of wild justice. Reading makes a full man. Conference a ready man and writing an exact man. बेकन से फिलासफिक वर्क, जो बेकन का फिलासफिक वर्क है वो कौन सा? द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में. नोअम आर्गेनम है. और इंस्टाउरेसियो द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रू फिलोसफी, द इंस्टाउरेसियो. दिस थिंग्स यू फाइंड. कुछ नहीं तो कम से कम ये दो वर्क, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नोअम आर्गेनम, ये इनका दो इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. देन यू फाइंड व्हाट, देन यू फाइंड कि उनका अपना फिलॉसफी ये सब चीज रहा है कि इसमें है या ऑल दिस थिंग. एक उनका वर्क है द न्यू एटलांटिस, इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक नॉवेल. जो न्यू एटलांटिस है यह एक तरह का साइंटिफिक नॉवेल है. तो ये इस पे और हम जो है बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं. जस्ट एज यू फाइंड कि रिचर्ड हुकर 1544 से 1600 में, हुकर अ प्रोज राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज, टुक अ सिंगल थीम, the law and practice of the English church, to write the laws of ecclesiastical. All these things you find कि ecclesiastical polity. तो रिचर्ड हुकर का भी एक वर्क है जिसका क्या नाम है? ecclesiastical polity है, the laws of the ecclesiastical polity. These things you find there. तो इतना ही मुझे आपको बताना था, कवर करना था. कितना चीजें कवर करना था? रिचर्ड हुकर का ecclesiastical polity, फ्रांसिस बेकन मैंने कवर किया, और फ्रांसिस बेकन के अलावा मैंने आपको और क्या किसको बताया है? I just told you about कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के जो राइटर है. तो ये तीन चीजें कवर की गई है. और जैकोबियन एज, और कल से हम लोग जैकोबियन एज पे और थोड़ा सा बात करेंगे. और बात क्या करना, ये तो इतना है ये कि जैकोबियन एज 1603 1625, जेम्स फर्स्ट वाज द किंग ऑफ द एज. इसमें जेम्स फर्स्ट थे. यह एज जो था ड्रामा के लिए फेमस था. इस एज के जो बड़े ड्रामेटिस्ट थे बेन जॉनसन थे. जो फोर्थ फेज है शेक्सपियर के करियर का, लास्ट फेज, वो भी इसी एज में आता है. शेक्सपियर का जो अनफिनिश्ड प्ले था हेनरी एट, वो इस एज में आया था. ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबिल जो है 1611, वो इसी एज में आया था. ये जैकोबियन एज से रिलेटेड जितने पॉइंट हम सारे पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं. कल की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा? मेटाफिजिकल पोएट्स. उस पर काफी कुछ बात करनी होगी. इसलिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इन टुडेज क्लास यू गॉट अबाउट something about Francis Bacon, Ben Jonson, Jacobean Age, James the First, authorized version of the Bible, all these things. So, yahi tak, we will meet tomorrow. Thank you, sir.